इंडिया टीवी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। नमस्कार, मैं हूं सौरभ शर्मा। आज दिल्ली हाईकोर्ट में दिल्ली में ऑक्सीजन सप्लाई को लेकर एक बड़ी सुनवाई चल रही है। दिल्ली सरकार ने हाईकोर्ट में ऑक्सीजन स्टॉक को लेकर आज हलफनामा दाखिल किया। दिल्ली सरकार ने अस्पतालों को ऑक्सीजन सप्लाई की रिपोर्ट हाईकोर्ट को दी है। हाईकोर्ट में दिल्ली सरकार ने यह दलील दी है कि केंद्र के निर्देशों के तहत ही सभी सप्लायर्स को ऑर्डर दिए गए हैं। दिल्ली सरकार ने कोर्ट को यह भी बताया है कि हर अस्पताल सप्लायर को डेली अपने यहां की स्टॉक का अपडेट उसे देना होगा। कोर्ट ने इस पर तल्ख टिप्पणी करते हुए कहा कि हर व्यक्ति अपने परिवार के लिए सिलेंडर लेकर नहीं घूम सकता। हाईकोर्ट ने एक बड़े अस्पताल पर भी सवाल किया कि दूसरे इतने बड़े हॉस्पिटल के अंदर ऑक्सीजन प्लांट आखिर क्यों नहीं है। कोर्ट ने दिल्ली सरकार से कहा कि किसी हॉस्पिटल के साथ होटल को अटैच करने से पहले वहां भी पूरा इंतजाम करें। दिल्ली के महाराजा अग्रसेन हॉस्पिटल ने हाईकोर्ट से शिकायत की थी कि बिना ऑक्सीजन के आवंटन के ही एक होटल के 100 कमरों को उनके साथ अटैच कर दिया गया है। गोनिका अरोड़ा इस वक्त हमारे साथ है, जो कि कोर्ट की सुनवाई पर नजर रखे हुए हैं। गोनिका, जरा आज की बड़ी बातें बताइए, अदालत में क्या हुई? देखिए, कल जो सबसे ज्यादा समस्या थी वो ऑक्सीजन सप्लाई की थी, जिस पर हाईकोर्ट ने ऐतराज जताया था कि आखिर आपके पास डेटा क्यों नहीं है सप्लायर्स के पास कितना ऑक्सीजन का स्टॉक है और कितना वो अस्पतालों को सप्लाई कर रहे हैं, अस्पतालों की डिमांड कितनी है, ये सारी चीजों पर सवाल उठाए थे, जिस पर एफिडेविट फाइल करने को बोला था। एफिडेविट भी फाइल किया गया और कल रात को भी आज सुबह भी दिल्ली सरकार की तरफ से जो ऑर्डर पास किए गए हैं वो ऑर्डर्स भी कोर्ट में पेश किए गए, जिसमें ये कहा गया है कि करीब 14 सप्लायर्स दिल्ली में है, जिसमें कि 13 सप्लायर्स प्राइवेट है और एक सप्लायर ऐसा है जिसे दिल्ली गवर्नमेंट के अंदर किया गया है। ये 14 सप्लायर्स के पास जितना भी ऑक्सीजन है, हर सप्लायर को करीब 8 से 9 हॉस्पिटल्स दे दिए गए हैं और ये सप्लायर्स उन्हीं 8 से 9 हॉस्पिटल्स को जितना स्टॉक की जरूरत है उतना उन्हें सप्लाई करेंगे, ताकि किसी भी सप्लायर पर ज्यादा बर्डन ना हो। लेकिन इसके अलावा कई ऐसे अस्पताल आज भी आए जिन्होंने कहा, जैसे कि बत्रा अस्पताल यहाँ कोर्ट में आज पेश हुआ। बत्रा अस्पताल ने आज कोर्ट में ये कहा कि उन्हें जितनी जरूरत है, यानी कि अस्पतालों को जितनी ऑक्सीजन की जरूरत है, आखिर उतनी क्यों नहीं सप्लाई की जाती है। गवर्नमेंट एक कोटा तो देती है, लेकिन वो कोटा अस्पतालों को पूरा नहीं हो पाता है। उसके बाद अस्पताल क्या करें? मरीज जो ऑक्सीजन की किल्लत से मर रहे हैं, आखिर उनका क्या होगा? इसके अलावा महाराजा अग्रसेन अस्पताल ने कोर्ट में ये शिकायत की कि 100 बेड्स का एक अस्पताल, 100 बेड्स का एक होटल हॉस्पिटल के साथ अटैच तो कर दिया गया, लेकिन ना तो उसमें किसी तरह की फैसिलिटी है, ना ऑक्सीजन है और लोग लेकिन वो जो ऐप में दर्शाता है कि अस्पताल में 100 बेड्स अवेलेबल है, क्योंकि वो होटल के बेड्स हैं, लेकिन अगर उनमें किसी तरीके की फैसिलिटी ही नहीं है, तो लोग आकर पूछते हैं कि आखिर ये 100 बेड्स कहाँ है, तो अस्पताल उस पर क्या जवाब दे। तो ये कई ऐसी बड़ी बातें हैं जो आज अभी इस वक्त सुनवाई में चल रही है। इसके अलावा कोर्ट ने यह भी कहा कि आप आर्म्ड फोर्सेस की भी मदद ले। दिल्ली में इस वक्त जो स्थिति बनी हुई है, जिस पर दिल्ली हाईकोर्ट की तरफ से जवाब दिया गया है। अभी जो बात गोनिका बता रही थी, हाईकोर्ट के सामने दिल्ली के महाराजा अग्रसेन हॉस्पिटल ने भी यह शिकायत की है कि अस्पताल ने कहा है कि बिना ऑक्सीजन आवंटित किए होटल के साथ 100 कमरे अटैच कर दिए गए हैं। दिल्ली के बत्रा अस्पताल ने भी यही बात रखी थी कि अस्पताल की मांग की जरूरत के हिसाब से अस्पताल को ऑक्सीजन मिले। लेकिन जो ऑक्सीजन सप्लाई करने वाली कंपनी आइनॉक्स है, उसकी भी शिकायत, उसने भी यह कहा है कि ऑक्सीजन की इतनी भारी डिमांड हम पूरी नहीं कर सकते। हमें 40 टन जो ऑक्सीजन है, 40 मीट्रिक टन ऑक्सीजन, उसका और कोटा हमें दे दिया गया है, लेकिन हम ये इतनी डिमांड को पूरा नहीं कर सकते। गोनिका, अस्पतालों के बात अपनी जगह पर बिल्कुल ठीक है कि वो अपनी कैपेसिटी पर चल रहे हैं, उनको उतनी ऑक्सीजन नहीं मिल रही, फिर आप उनके साथ होटल के बेड्स अटैच कर देते हैं, वहां वो ऑक्सीजन कैसे देंगे? लेकिन जो सप्लायर है आइनॉक्स, वो ये कह रहा है कि हमें एक्स्ट्रा डिमांड बढ़ाई जा रही है, हम कहां से पूरी करें? उनकी तरफ से क्या कहा गया था? गोनिका, आपको आवाज मिल रही है? चलिए ठीक है, हमारे साथ इस वक्त डॉक्टर राजेश मल्होत्रा वो हमें ज्वाइन कर रहे हैं, हेड है एम्स ट्रॉमा सेंटर के। डॉक्टर साहब, आपका बहुत बहुत स्वागत है इंडिया टीवी पर। अब चूंकि पिछले एक हफ्ते से दिल्ली का सारा जो फोकस चल रहा है क्राइसिस का, वो ऑक्सीजन का चल रहा है, तो मैं सबसे पहले तो आपसे पूछना चाहता हूं कि क्या आपके हॉस्पिटल में भी ऑक्सीजन को लेकर कमी या कोई क्राइसिस अब तक रहा है? देखिए, ऐसा है कि ये क्राइसिस तो सब जगह है और हमें भी लगातार डे टू डे पे ही है, क्योंकि देखिए ऐसा है, ऐसे समय में कोई भी ऑक्सीजन होल्ड नहीं कर सकता है, जबकि सारे
दिल्ली के अस्पतालों को ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट है, तो वो जाहिर है कि जिस हिसाब से डिस्ट्रीब्यूट हो रही है ताकि सब कोई भी हॉस्पिटल एकदम प्रिकेरियसली लो ना चला जाए। पर हाँ, हमारे भी कुछ एंशियस मोमेंट्स रहे हैं जब हमें लगा कि हमारे यहाँ पे बहुत कम हो रही है और इमीडिएटली हमें SOS कॉल करना पड़ता है। क्योंकि आपको एक बात का ध्यान रखना पड़ेगा, जो बात अभी भी कही गई है कि एक जब तक हमारे कुछ केसेस बढ़ने कम नहीं होंगे, ऑक्सीजन को कंट्रोल में लाना मुश्किल है। क्योंकि जैसे आपने कहा कि जो ही आप बेड बढ़ाते हैं तो आपकी ऑक्सीजन की डिमांड बढ़ जाती है। तो ये जो रेस है जिसमें कि ऑक्सीजन की सप्लाई बढ़ती है लेकिन उसकी जो डिमांड है वो भी बहुत तेजी से बढ़ती जा रही है कि अगर हम ICU बेड ऐड करना चाहें तो हमें और ऑक्सीजन चाहिए, और बेड अगर नॉर्मल बेड भी अरेंज करते हैं उस पर पेशेंट आता है तो उसको ऑक्सीजन चाहिए। तो ऑक्सीजन की आपूर्ति जो है वो एक चैलेंज इसलिए हो गई है क्योंकि बहुत तेजी से संख्या बढ़ रही है। और मैं ये उम्मीद करता हूं कि अगर रोगियों की संख्या थोड़ी सी थम जाए, ये जो लॉकडाउन है इससे कुछ कम हो और उसकी डिमांड कम होगी तो शायद थोड़ा राहत सभी अस्पतालों को मिलेगी। नहीं तो सभी अस्पताल, ऐसा कोई अस्पताल मुझे लगता नहीं है जो जूझ नहीं रहा है। लेकिन जहां तक मुझे लगता है कोशिश रहती है आवंटित करते समय भी कि वो ठीक समय पे पहुंच जाए, क्रिटिकली ऐसा नहीं हो जाए कि ऑक्सीजन बिल्कुल किसी अस्पताल में खत्म भी हो जाए। तो बहुत ही चैलेंजिंग काम है डॉक्टर साहब। लेकिन जो बात समझ में नहीं आ रही वो ये कि एक तरफ तो ये हमें बताया जाता है कि देश में मेडिकल ऑक्सीजन की क्षमता को और बढ़ा दिया गया है। पहले करीब 7.5 मीट्रिक टन हुआ, 7,500 मीट्रिक टन थी, अब उसे बढ़ा के 9,000 मीट्रिक टन कर दिया गया है। कहा गया था कि टैंकर्स की शॉर्टेज है ट्रांसपोर्टेशन के लिए, अब टैंकर्स भी बढ़ा दिए गए हैं। तो फिर हॉस्पिटल्स के पास क्यों नहीं मिल रही ऑक्सीजन? आप लोगों को कारण क्या बताया जाता है कि ऑक्सीजन है नहीं या ऑक्सीजन लाने के लिए कुछ नहीं है? नहीं, बताया ये जाता है कि डिमांड ज्यादा है, जितनी ज्यादा डिमांड है उतनी नहीं है। तो यही बताया जाता है कि कोई टैंकर जो है कभी हरियाणा से आ रहा है, कोई टैंकर जो है हिमाचल से आ रहा है। फॉर्चुनेटली फिर भी अभी जो ट्रांसपोर्ट के दौरान होने वाली दिक्कत कुछ कम हुई है सब सरकार के इंटरवेंशन से। लेकिन जो मैंने आपको बताया सौरभ कि वो जैसे पहली वेव में हमारा जो है 2,800 के आसपास का मीट्रिक टन का डेली रिक्वायरमेंट देश में था। सेकेंड वेव के शुरू में ही करीब 5,000 टन हो गया और ये लगातार बढ़ता जा रहा है। तो मैंने वही आपसे कहा कि ऑक्सीजन बहुत है, लेकिन एक उसको डिस्ट्रीब्यूट करना, उसको हर जगह पहुंचाना और टाइमली तरीके से पहुंचाना। और दिल्ली जैसे शहर में जहाँ पे कि इतने सारे हॉस्पिटल हैं जो केपेबल हैं सीरियस पेशेंट्स को लुक आफ्टर करने के, तो जब सीरियस पेशेंट, जैसे हम कहते हैं कि एक नॉर्मल एक आदमी जिसको कोविड में ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट पड़ती है, कई बार 4 से 6 लीटर प्रति मिनट की रिक्वायरमेंट होती है, लेकिन कभी कभी वो जो हाई फ्लो नेजल कैनुला पे जाता है तो उसको 60 लीटर प्रति मिनट भी जरूरत पड़ती है। तो अब 60 लीटर प्रति मिनट का मतलब ये है कि आपके 10 गुना ज्यादा आपके पेशेंट लोड के बराबर वो हो गया। तो वो सीरियस पेशेंट्स का जो नंबर है और जो ओवरऑल इंक्रीज इन नंबर है, जब तक ये स्टेम नहीं होगा बड़ा मुश्किल है इसको जो है कीप अप करना पेस के साथ जिसकी पेस पे आपूर्ति हो रही है। आप बढ़ाते भी जा रहे हैं लेकिन मरीजों की संख्या और सीरियस मरीजों की संख्या बढ़ती जा रही है, वही मेरे हिसाब से प्रॉब्लम है। चेयरमैन डॉक्टर सर गंगाराम हॉस्पिटल डॉक्टर DS राणा भी हमें इस वक्त ज्वाइन कर रहे हैं। डॉक्टर साहब, आपका भी स्वागत है। आप तो रोजाना डेली बेसिस पर ये सिचुएशन फेस करते हैं, आज कुछ बेहतर है हालात, क्योंकि अब तो हाईकोर्ट ने इसको ऐसा लगता है पूरे मामले को अपने संज्ञान में लेकर के बहुत सख्त निर्देश देना भी शुरू कर दिया है। कहीं कोई बेटर हो रही है सिचुएशन? हर दिन पहले दिन से बेटर है, आज कल से बेटर है, पिछले दिन से बेटर थी। जैसे डॉक्टर राजेश मल्होत्रा ने भी बताया कि ऑक्सीजन सप्लाई अब ऐसा कर रहे हैं कि किसी जगह जीरो नहीं होती है। पर मैं यहाँ थोड़ी क्वेश्चन करना चाहता हूँ, जो हमसे प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं, जो हमने कल प्रॉब्लम फेस की रात को और रोज ही रात को कर रहे हैं 3-4 दिन से, वो प्रॉब्लम हमारी खत्म नहीं हो रही है। हमारे वेंटिलेटर जो है वो रात के 12 से लेकर 4 बजे 5 बजे तक 12 घंटे तक मैनुअल चलाने पड़ रहे हैं और उसमें ऑक्सीजन वेस्ट भी बहुत ज्यादा होती है। मैं समझाना ही चाहता था, पर मैं बताना चाहता हूँ कि 1-2 चीजें रह गई हैं। एक तो जो सरकार है उसको समझना चाहिए कि जहाँ वेंटिलेटर चल रहे हैं और बहुत मात्रा में वेंटिलेटर चल रहे हैं, वहाँ एक रेजरवायर ऑक्सीजन का नहीं होगा। जैसे 3 पार्ट अगर एक ऑक्सीजन की लेवल नहीं होगी तो वो ICU बेड नहीं चल पाते हैं और उससे बहुत प्रॉब्लम आती है। ये क्या करते हैं कि इसको ऑलमोस्ट जीरो पहुंचा देते हैं, तो उसमें 2-3 घंटे वेंटिलेटर जो है वो एक सब ऑप्टिमल ऑक्सीजन सप्लाई कर देते हैं।
और एक वेंटिलेशन होती है पेशेंट की, वो नहीं होनी चाहिए। तभी हो सकती है कि समय समय पर ऑक्सीजन आती रहे। जैसे मैं आज कह रहा हूँ कि हमारी जो ऑक्सीजन का कोटा है पर 24 आवर का वो पूरा है, पर वो टाइम पर नहीं आया। वो टाइम जब आया तो ज्यादा आ गया। ये समझना जरूरी है कि जैसे पानी होता है उसमें कुछ घंटे आदमी वेट कर सकता है, खाने के लिए कुछ दिन भी वेट कर सकता है, ऑक्सीजन के लिए कुछ मिनट भी वेट नहीं कर सकता ना, बिकॉज ऑक्सीजन तो एक लाइफ गिवर है। उसको यदि कुछ मिनटों के लिए नहीं मिलेगी पेशेंट को, या कम मिलेगी जिन पेशेंट को जरूरत है, जिन पेशेंट को ऑक्सीजन भारी ऑक्सीजन की जरूरत है और उसको कम मिल रही है, जैसे 60 लीटर की जरूरत है, 70 लीटर की जरूरत है और मिल रही है 10 लीटर ही, तो फिर ऑब्वियसली दे आर फेसिंग हाइपोक्सिक डैमेज टू हार्ट, ब्रेन, एवरीवेयर इन जी। तो वो प्रॉब्लम अभी सॉर्ट आउट नहीं हुई है। आज हमारी वो प्रॉब्लम है। आज हमारे पास 24 घंटे का कोटा पूरा है। अच्छा। पूरा दिया गया पिछले 24 घंटे में, वो अच्छी बात है। पर एक दफा इंटरप्शन हो गई और इंटरप्शन 2 घंटे की हो गई, और यदि वो अथॉरिटी विश्वास नहीं करती हैं, उनको विश्वास करना चाहिए। जब हम कहते हैं कि 11 बजे खत्म होनी चाहिए तो हम मुसीबत कहते हैं, वो कहते हैं सच बोलना है, हम सच बोलते हैं। तो 11 बजे हम कहते हैं खत्म होनी है तो हमें 9 बजे ऑक्सीजन मिलनी चाहिए, क्योंकि ताकि तभी हम वेंटिलेटर चला सकते हैं। नहीं, आप कह रहे हैं कि अगर आप गवर्नमेंट को ये बताते हैं कि मेरे पास अब 1 घंटे की या 2 घंटे की ऑक्सीजन बची है, तो उनको ये लगता है कि आप शायद गलत बात बता रहे हैं, आपके पास ज्यादा है। नहीं सर, मैं कहता हूँ हमें बताने की जरूरत नहीं पड़ती। हमने एक दफा अपनी क्वांटिटी बता दी कि ये है, और हमारे नोडल अफसर लगे हैं, उनके नोडल अफसर के साथ वो कॉन्टेक्ट में है, उससे फल उसके रिजल्ट आ रहे हैं अभी। पर उनको पता लग जाए कि ये है तो उनको दे मस्ट मेक श्योर वो सप्लाई चेन थोड़ी सी और स्मूथ हो जाएगी तो सारी प्रॉब्लम खत्म हो जाएगी। डॉक्टर साहब, हालांकि ऐसा है ना, मैं देखिए ये तो ये सवाल जो है लॉजिस्टिक्स के सवाल है, और ये बड़ी अजीब परिस्थिति है कि हमें आप जैसे सीनियर डॉक्टर्स के साथ, जिनका समय पेशेंट के पास जाना चाहिए या जिनसे हम ट्रीटमेंट डिस्कस करें, उनसे हमको ये लॉजिस्टिक्स डिस्कस करने पड़ रहे हैं। आज हालत ये हो गई है। मैं आपको ये इसलिए बता रहा हूं क्योंकि आज हाईकोर्ट के अंदर दिल्ली गवर्नमेंट ने ये कहा है कि हमने हर अस्पताल को ये कह रखा है कि वो अपने सप्लायर को अपना डेली डिमांड बता दे। सप्लायर ये कहता है कि मेरे ऊपर ओवरबर्डन है, मैं दूं कहां से? तो सिचुएशन स्टैंड्स देयर, वो तो वहीं की वहीं है बात। तो आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। यही बात है, उन्होंने हमें जो है 1400 टन वो सैंक्शन कर दिया है। हम सप्लायर से मांगते हैं, सप्लायर कहता है मेरे पास अभी है नहीं। अच्छा, जब होगी तो दे दूंगा। तो उसमें अनइंटरप्टेड सप्लायर नहीं इंश्योर कर पा रहा है। सरकार भी कोशिश कर रही है, पर मैं ये कहता हूँ कि सरकार के एफर्ट जो हैं, बहुत सेंट्रल और स्टेट के एफर्ट 2-3 दिनों में और फर्दर अच्छी इंप्रूवमेंट हो जाएंगी। पर बहुत जरूरी ये है कि हमें डिमांड और सप्लाई का जो गैप है वो रुकना हो जाए। राजेश जी कह रहे थे, डॉक्टर मल्होत्रा, की यदि हमारी डिमांड नहीं कम होती है तो सप्लाई तो किसी भी अमाउंट में मैच नहीं कर सकती डिमांड को, जो अभी डिमांड है। अल्टीमेटली सप्लाई डिमांड है कि जस्ट नहीं नो, जब डिमांड कम हो जाएगी तभी बात बनेगी। और डिमांड के लिए यही है कि एक जो सेल्फ लॉकडाउन है वो बड़ा इंपॉर्टेंट है, स्टेट लॉकडाउन भी इंपॉर्टेंट है। इसका जब तक वो नहीं कंपेयर कर पाएंगे, तो मैंने कल भी आपको बताया था सौरभ कि अगले 6-7 दिनों में एक बड़ी भयंकर प्रॉब्लम आएगी। डिमांड ऐसी रही तो मैन पावर बिल्कुल फटीग हो जाएगी। अभी भी मैन पावर फटीग हो रही है। हमें मेरे 7 दिन हो गया कि 2-3 घंटे से ज्यादा हम सो नहीं पाते रात को, सारा रात इसी में चक्कर में रहते हैं कि ऑक्सीजन आ रही है कि ऑक्सीजन नहीं आ रही है जी। तो उस चक्कर में तो आप ठीक कह रहे हैं कि हमारी जो कोर्स स्ट्रेंथ पेशेंट को ट्रीटमेंट करना है, तो हमारी उल्टा कोर्स स्ट्रेंथ जो ऑक्सीजन रेजिमेंट करने में लगी हुई है। अजीब बात है ये। मैं एक फर्क और समझना चाहता हूं आपसे। डॉक्टर साहब हमारे साथ एम्स से बैठे हुए हैं, आप दिल्ली का एक बहुत बड़ा ट्रस्ट का हॉस्पिटल चलाते हैं, प्राइवेट हॉस्पिटल चलाते हैं। कोई अंतर है? आज एम्स जैसा हॉस्पिटल भी सेम सिचुएशन फेस कर रहा है, गंगाराम जैसा बड़ा हॉस्पिटल भी जो निजी सेक्टर का हॉस्पिटल है वो भी फेस कर रहा है, क्योंकि आम आदमी ये सोचता है कि शायद सरकारी अस्पताल में हालात बेहतर होंगे, वहां पर ज्यादा ध्यान दिया जाता होगा। क्या कहेंगे इस पर आप डॉक्टर मल्होत्रा? देखिए, ऐसा है, ये बात सरकारी का या प्राइवेट का नहीं है, ये ह्यूमन लाइफ का सवाल है। और मेरे पास अभी अगर 2 टैंक पड़े हैं, एक 13,000 लीटर का और एक 10,000 लीटर का, तो मैं उनको ना तो भर सकता हूँ कंप्लीटली, ना कोई मुझे भरने देगा, क्योंकि वो होल्डिंग हो जाएगी। इस समय अगर मैं अपनी रिक्वायरमेंट से ज्यादा ऑक्सीजन लेने की कोशिश करूंगा तो किसी ना किसी अस्पताल में पेशेंट जो क्रिटिकल है उसके पास ऑक्सीजन कम पहुंचेगी। तो जो जरूरी बात ये है, जैसे डॉक्टर राणा ने भी कहा कि हमारी रिक्वायरमेंट, जैसे मान लीजिए ट्रॉमा सेंटर में अब मेरी 4 टन रिक्वायरमेंट है,
तो वो 4 टन रिक्वायरमेंट जो है वो अथॉरिटीज को बता देते हैं और वो उस हिसाब से ये प्रयास रहता है कि 4 टन मिल जाए। जो डॉक्टर राणा ने जो बताया वो ये है कि जैसे कई बार वो जो आने में कई बार जो है जो वेंडर है वो अगर वो कहीं डिले हो गया कुछ हो गया तो हमारी सांसें रुकनी शुरू हो जाती है कि भाई अगर ऐसा है जैसे कि बहुत अगर क्रिटिकली लो चला जाता है तो प्रेशर फॉल कर जाते हैं, तो वो एंजाइटी रहती है। जहां तक डिस्ट्रीब्यूशन का सवाल है, मुझे ये लगता है कि इतना मुश्किल काम है और इसको काफी कॉम्पिटेंस से किया जा रहा है। जो भी ऑक्सीजन है हर अस्पताल में जिस तरह से क्रिटिकल पोजीशन ऑक्सीजन की है, ऐसा नहीं है कि एक अस्पताल में या 2 अस्पताल में या 3 अस्पताल में, सभी में ही है, क्योंकि जो ऑक्सीजन है उसको जिस तरीके से रैशनली बांटा जा सकता है वैसे बांटा जा रहा है। तो अगर मेरी रिक्वायरमेंट 4 टन की और मुझे 24 घंटे में 4 टन मिल जाता है तो मुझे 5 टन इस समय नहीं चाहिए, क्योंकि वो 1 टन जो है किसी और अस्पताल में पहुंचनी है जहां पे और सीरियस पेशेंट है। तो ये तो सभी हमारे देशवासी हैं। अगर हम जो किन्हीं का इलाज कर रहे हैं तो वो कोई ऐसी स्पेशल बात नहीं है जो कि दूसरे मरीज को शहर के किसी और कोने में नहीं मिलना चाहिए। तो ये सब इसमें सब लोग इकट्ठे हैं। जैसे हमारे एम्स में भी जो नोडल कमेटी डायरेक्टर साहब ने बनाई है तो उसमें ये भी देखा जाता है कि मेन हॉस्पिटल, एनसीआई झज्जर सेंटर्स, ट्रॉमा सेंटर, सब में कहां कितनी कितनी ऑक्सीजन बाकी है और कितनी कितनी की रिक्वायरमेंट है। इसी तरह से कोई स्टेट लेवल पे कमेटी कर रही है और अभी तक उन्होंने कोशिश यही की है और बखूबी की है कि पहुंच जाती है, लेकिन जैसे कहा कि कुछ एंशियस मूवमेंट होते हैं या ये वरी हो जाती है कि प्रेशर इतने ना ड्रॉप कर जाए कि उसको सप्लाई को उसमें हाई एंड एरिया में पहुंचाने में मुश्किल हो जाए। जी डॉक्टर साहब, मैं जरा एक खबर देता हूं फिर मैं आता हूं आपके पास। देश भर में 1 मई से 18 साल से ऊपर के लोगों के लिए जो वैक्सीनेशन होना है उसका रजिस्ट्रेशन शुरू हो चुका है। आपको फिर बता दें, कोविन पोर्टल और ऐप पर इस वक्त हैवी ट्रैफिक है क्योंकि ये रजिस्ट्रेशन जो है वो शुरू हो चुका है। 18 साल से ज्यादा उम्र वाले सभी लोगों को अब 1 मई से टीका लगना शुरू हो जाएगा और ये वो पोर्टल है जो आप देख रहे हैं। इस पर आपको जाकर रजिस्टर करना होगा और फिर आपको बताया जाएगा कि आपको किस जगह पर कितने बजे किस दिन पहुंचना है और वहां पर आप अपना जो वैक्सीन का डोज है वो ले सकते हैं। देखिए साफ साफ लिखा है एज 18+, रजिस्ट्रेशन ओपन। तो ये भी हमारे लिए एक बहुत बड़ा मौका, बहुत बड़ा माइलस्टोन है ये, क्योंकि अब वैक्सीनेशन यूनिवर्सल कर दिया गया है। 18 साल के ऊपर कोई भी व्यक्ति वैक्सीनेशन लगवा सकता है। सरकार अपील कर रही है कि ज्यादा से ज्यादा लोगों को जल्द से जल्द वैक्सीन लगनी चाहिए। तो ये आपको हम जानकारी दे रहे हैं, दर्शकों को हम जानकारी दे रहे हैं कि कोविन ऐप पर आप जाइए, वहां पर आप अपना रजिस्ट्रेशन आप शुरू करा सकते हैं और रजिस्ट्रेशन कराइए और 1 मई से आप अब जो भी आपको जगह सेंटर अलॉट किया जाता है वहां जाकर आप अपना वैक्सीनेशन कराइए। हालांकि जैसे अभी हम ऑक्सीजन की बात कर रहे थे, बात है डिमांड और सप्लाई की, वही बात वैक्सीन के ऊपर भी लागू होती है। मेरा सवाल एक बार फिर डॉक्टर मल्होत्रा आपसे ही होगा। लोग ये कह रहे हैं कि अभी हमारे यहाँ 14 करोड़ कुछ लोगों को वैक्सीन लगी है, लगभग 14 करोड़। अब तो 90 करोड़ लोग एलिजिबल हो गए टोटल भारत में। अब डिमांड जो सप्लाई साइड है वो अभी क्या इतनी रोबस्ट है? क्योंकि 1 तारीख से ऐसा लगता है कि हर वैक्सीनेशन सेंटर पर बहुत जबरदस्त भीड़ होगी। सौरभ, कुछ बातें मैं इसके लिए कहना चाहूंगा। पहली बात तो ये है कि ये सेकेंड वेव ने लोगों की जो वैक्सीन हेजिटेंसी थी उसको बहुत हद तक खत्म कर दिया है। वो भी एक कारण है जो इतनी भीड़ है, क्योंकि लोगों ने ये देखा है कि जो पूरी तरह से वैक्सीनेटेड लोग थे उनको इन्फेक्शन नहीं हुई या माइल्ड हुई और बहुत सीवियर हॉस्पिटलाइजेशन और मृत्यु तक की नौबत नहीं आई। तो अब ये बात क्लियर है कि वैक्सीन की एक्सेप्टेंस बढ़ गई है। दूसरी बात ये है कि जो 18 से 45 साल वाले लोग थे, जिनको जो कि बाहर जाते हैं, काम के लिए जाते हैं, कॉलेज जाते हैं, अर्निंग के लिए जाते हैं और ये माना जाता रहा है कि वो इम्यून है इससे और ये माना जाता रहा है कि वो स्प्रेड करने में जिम्मेवार होते हैं। लेकिन जो एक डिफरेंस इस सर्च में आया है, इसमें इस एज ग्रुप के लोगों में भी सीरियस इलनेस आई है, आईसीयू एडमिशन की जरूरत पड़ी है। तो इस हिसाब से इस समय पे इन लोगों के लिए भी बहुत जरूरी है कि जाके इसको एक्सेस करें। मेरी समस्या ये है कि एक तो इस समय में अगर आप देखें वैक्सीनेशन ड्राइव
तो पिछले कुछ दिनों में वैक्सीनेशन की जो रफ्तार है वो कम हुई है। करीब कई बार कई दिन तो आधी हो गई है कि जहां पे कभी 40-42 लाख हो गया था, वहां से 20-21 लाख हो गया। और उसके बहुत सारे कारण है। एक तो इतनी भयंकर वेव में लोगों को अस्पताल वैक्सीनेशन में जाने के लिए डर लग रहा है। बिल्कुल बिल्कुल। दूसरे जो है मैन पावर वीक होगी। अब हमें मालूम है कि हमारे यहाँ पे प्रायोरिटी है कि वैक्सीनेशन चलते रहने चाहिए, जबकि इतने सारे स्टाफ मेंबर भी जो संक्रमित हुए हैं उससे नंबर ऑफ वर्किंग हैंड्स कम हो गए, लेकिन हमने वैक्सीनेशन में वो कमी नहीं की। लेकिन लोगों को अस्पताल जाने से डर लग रहा है। तीसरी बात यह है, जो इतनी लार्ज नंबर में आपके यहाँ लोग पॉजिटिव हो रहे हैं तो वो अपने आप ही अपनी वैक्सीनेशन के लिए डिस्क्वालीफाई हो जाते हैं, इन दी सेंस कि अगर आपको आज कोविड इन्फेक्शन हो गया तो आपको 6 हफ्ते से पहले अब कोविड वैक्सीन नहीं लगवानी है। तो जितने लोग अब इतनी बड़ी संख्या में अब जो इन्फेक्ट हो रहे हैं ये अपने आप उसमें से निकल जाते हैं। लेकिन फिर भी मैं आपकी बात मानता हूं कि इस समय पे उसकी जो एक्सेप्टेबिलिटी और उसका जो दायरा बढ़ाने से कुछ चैलेंजेस उसकी आपूर्ति के लिए आ सकते हैं। आई एम श्योर कि सरकार उसके लिए पुख्ता इंतजाम करेगी, क्योंकि जब तक हमारी वैक्सीनेशन की रफ्तार जो है वो इन्फेक्शन की रफ्तार से ज्यादा नहीं होगी तब तक ना तो ऑक्सीजन की कमी पूरी होगी, ना म्यूटेशन कम होंगे, ना बीमारी कम। डॉक्टर साहब, ये एक मेरा सवाल था जिसका भी आपने तो आंसर मेरे ख्याल से कर दिया, पार्शियल आंसर। मैं चाहूंगा स्क्रीन पर ये सवाल आ जाए हमारा, और 29 नंबर का जो सवाल है कि क्या कोरोना के मरीज वैक्सीन लगवा सकते हैं, अभी इसके बारे में डॉक्टर मल्होत्रा हमको बता रहे थे। तो यही सवाल है डॉक्टर राणा आपसे भी कि जिसको कोरोना हो चुका और वो कोरोना या तो भी अभी फिलहाल संक्रमित है या अभी अभी कोरोना से रिकवर हुआ है, क्या वो वैक्सीन लगवाए या उसको कुछ इंतजार करना होगा? उसको जो है डॉक्टर राजेश मल्होत्रा ने बताया कि ऑलमोस्ट 4-6 हफ्ते उनको इंतजार करना चाहिए। और वैसे तो आइडली 6 हफ्ते के बाद उनकी एंटीबॉडी टेस्ट देखना चाहिए। यदि एंटीबॉडी सफिशिएंट मात्रा में बनी हो तो नहीं भी करें, पर हमारा एक्सपीरियंस कहता है कि एंटीबॉडी नहीं बनती है इतनी ज्यादा, तो एंटीबॉडी टेस्ट कराने की बजाय सबको वैक्सीनेशन 6 हफ्ते तक करानी चाहिए। मैसिव वैक्सीनेशन जो है और एट दी अर्लीस्ट वही आंसर है वेव को रोकने का। अदरवाइज 3rd वेव आएगी, 4th वेव आएगी। तो नागरिकों को समझना होगा कि वैक्सीनेशन प्रोग्राम को बिल्कुल सक्सेसफुल बनाएं और कोई हेसिटेंस नहीं होनी चाहिए। अपने डॉक्टर से छोटे छोटे क्वेश्चन पूछ सकते हैं। हमारे सबके पास रोज लोग क्वेश्चन पूछते हैं कि मैं लगा सकता हूँ, नहीं लगा सकता हूँ, तो डॉक्टर उसका आंसर देते हैं। इसका जवाब मैंने आपको दे दिया कि जिसको रिसेंट इन्फेक्शन हुआ है वो प्रेफरेबली 6 वीक्स के लिए इंतजार कर सकते हैं। जी, और दूसरा बात जो अभी डॉक्टर मल्होत्रा कह रहे थे सर, वो भी क्लैरिफाई कर दे कि जो एक हेजिटेंसी बची हुई है डर के मारे कि अस्पतालों में जाएंगे कहीं हमको इन्फेक्शन ना हो जाए, इसमें आप क्या कहेंगे लोगों से? डर तो अब हर एक जगह है। अब तो कोई हॉस्पिटल में ऐसा कोई एरिया नहीं रहा कोविड नॉन कोविड। आपको जो बचाएगा वो यही है कि ये जो N95 पहनो, अपने हाथ धो, जो आपका कोविड बिहेवियर है N95 पर जाओ, डिस्टेंस मेंटेन करो, अपने आप को वैक्सीनेट कराओ। अस्पताल में जाने का कोई डर नहीं होना चाहिए लोगों को। ठीक, वो वैक्सीनेशन प्रॉब्लम की और तो अस्पताल में रश है ही वैसे कोई बारी पे। इस वक्त इस टाइम जब लॉकडाउन लगा है तो वैसे ही अस्पताल खाली पड़े हैं। जहाँ अंदर तो अस्पताल भरे हैं, बाहर तो बिल्कुल यूरोप की तरह लगता है जैसे खाली खाली जहाँ आदमी नजर आते हैं वैसा हो गया। ठीक, डेजर्ट। ठीक है, तो सब लगवाने चाहिए। तो कोई डरे ना आप ये सोच करके कि अस्पतालों में जाएंगे इन्फेक्शन हो जाएगा। वैक्सीन लगवाने के लिए जब भी आपका नंबर आए आप जरूर जाइए, बिल्कुल खतरा, आप सेफ रहिए, मास्क लगाइए, हर तरीके से सुरक्षित होकर के वो आप जरूर करें, लेकिन अस्पताल जाएं और वैक्सीन जरूर लगवाएं। एक सवाल हो गया। डॉक्टर मल्होत्रा, इससे जुड़ा एक और सवाल है। मान लीजिए कोई व्यक्ति कोविड पॉजिटिव है, उसको मालूम नहीं है कि वो इन्फेक्शन कैरी कर रहा है, और अगर उसने वैक्सीन ली तो क्या उसमें वो वैक्सीन इनइफेक्टिव है या वो उसमें काम करेगी? ये कहना सौरभ बहुत मुश्किल है, लेकिन मुझे नहीं लगता कि अगर अनजाने में लग गई तो उसको कोई नुकसान है। ये कहना मुश्किल है कि उसकी रिस्पांस कितनी होगी, क्योंकि एक चीज जो हम जानते हैं कि जो कोरोना वायरस जो बॉडी को इन्फेक्ट करता है तो वो हमारे इम्यून सिस्टम को ब्लंट कर देता है, तभी वो सरवाइव करता है। तो वो अपने जो हमारी बॉडी की इम्यूनिटी को कहीं ना कहीं कंप्रोमाइज कर देता है, वीकन कर देता है। तो ये अगर आप को ये ध्यान रखना होगा कि अगर आपको कोविड इन्फेक्शन है और आपको पता नहीं है और आप वैक्सीन लगवा लेते हैं, उससे कोई नुकसान नहीं होगा, लेकिन ये हो सकता है कि उससे आपको जो आपकी इम्यून रिस्पांस है, जो एंटीबॉडी है, वो ब्लंट हो और पूरी रिस्पांस आपको नहीं मिल पाए।
जी हमारे साथ एक और बहुत सीनियर डॉक्टर अभी अभी जुड़े हैं हमारे साथ, डॉक्टर शशांक जोशी जुड़े हैं जो कि महाराष्ट्र कोविड टास्क फोर्स के सदस्य भी हैं, लीलावती हॉस्पिटल से जुड़े हुए हैं। डॉक्टर जोशी, आपका स्वागत है। अभी अभी चूंकि वो 18+ एज ग्रुप के लिए वैक्सीनेशन का रजिस्ट्रेशन ओपन हो गया है, तो हम लोग उस पर अभी बात कर रहे थे। कई बातें हो चुकी हैं कि हेजिटेंसी अब लोगों में होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए। मैं ऐसे पर बहुत सारे लोगों को जानता हूं जो अभी ये इस बात का इंतजार करना चाहते हैं कि और ये जो विदेशी वैक्सीन है ये आ जाएं और हम फिर चूज करेंगे हमें कौन सी लगवानी है। ऐसे लोगों से आप क्या कहना चाहेंगे डॉक्टर जोशी? ये तो सौरभ जी बिल्कुल गलत है। और वैक्सीन हम क्यों दे रहे हैं? वैक्सीन हम दे रहे हैं क्योंकि मौत नहीं हुई कोरोना से और सीवियर इन्फेक्शन या अस्पताल में नहीं जाना पड़ा। इसके ये प्रमुख कारण है। और आपको जो भी वैक्सीन मिलेगा वो लेना चाहिए। अभी तो भारत में 2 वैक्सीन है, दोनों वैक्सीन इफेक्टिव है। कोविशील्ड हो या कोवैक्सीन हो, दोनों का म्यूटेंट के ऊपर डेटा भी अवेलेबल है। अभी कोवैक्सीन का तो पूरा डेटा है म्यूटेंट के ऊपर जो अभी प्री प्रिंट में आ चुका है। और कोविशील्ड का डेटा जो सीसीएमबी भारत सरकार की जो इंस्टीट्यूट है उन्होंने भी, डॉक्टर राकेश मिश्रा ने भी वो डेटा भी पब्लिश किया है। तो 2 डेटा है। तो अभी वैक्सीन के लिए और कोई वैक्सीन के लिए रुकने में कोई मतलब नहीं है। अपने जो 4 स्तंभ है कोविड के लिए, जैसे डॉक्टर साहब भी अभी मैं सुन रहा था कि एक मास्किंग है, डबल मास्किंग है, दूसरा है डिस्टेंसिंग, तीसरा है सैनिटाइजेशन और चौथा है वैक्सीन। तो इसमें ना बहुत ज्यादा हड़बड़ाने की, बहुत ज्यादा गूगल या व्हाट्सएप रिसर्च करने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। आपके नजदीक से नजदीक जल्द से जल्द जो वैक्सीन मिलेगा वो ले लेना चाहिए। ओनली आपको कोई बीमारी या एलर्जी या एनाफाइलेक्टिक शॉक होता होगा या आपको कोई भी दवाई की कोई रिएक्शन आई होगी तो आपके डॉक्टर के साथ संपर्क कर लेना। तो सब लोगों ने वैक्सीन जल्द से जल्द लगाना चाहिए। दोनों जो डोसेस है वो जैसे प्रिस्क्राइब्ड है वो उसके अनुसार से लगानी चाहिए। इसमें ना हिचकिचाने की बिल्कुल बात नहीं होनी चाहिए। जी ठीक है, मैं चाहूंगा सवाल जो है हमारा सवाल नंबर 20 जो है वो स्क्रीन पर आ जाए, जरा उसका जवाब भी हम दे लेते हैं। इसका जवाब भी डॉक्टर जोशी आप ही दे दें। कई बार क्या हो रहा है कि एक व्यक्ति ने एक जगह पर एक कोई डोज लगा ली, मान लीजिए उसने कोवैक्सीन लगवा ली। अब मान लीजिए उसने वो स्टेशन छोड़ दिया, वो किसी और दूसरे स्टेशन पर चला गया, या टाइम बीइंग दूसरी डोज में जो है वो शॉर्टेज हो गई, उसको वो कोवैक्सीन नहीं मिल रही है, तो फिर वो पूछता है क्या मैं वो कोविशील्ड लगवा लूं दूसरी डोज में? इसमें ये कई लोगों में कंफ्यूजन हो जाती है, क्या करें? नहीं, कोई कंफ्यूजन नहीं। थोड़ा देरी से लगेगा तो भी चलेगा, लेकिन सेम वैक्सीन। मिक्स एंड मैच स्टडी हो रहा है यूके में, लेकिन आप कोई एक्सपेरिमेंटल रिसर्च में नहीं है, तो इसलिए ये बिल्कुल गलत है। आपको कोवैक्सीन लगा है तो 1 महीने के बाद कोवैक्सीन ही लीजिए। आपको यदि कोविशील्ड लगा है और आपको वहां पे नहीं मिल रहा है तो आप 3 महीने तक रुक सकते हैं। भारत सरकार ने तो बोला है 6 से 8 हफ्ते तक रुक सकते हैं, बस तीसरे महीने तक भी रुक सकते हैं। दूसरा एक चीज मैं स्पष्टीकरण देना चाहता हूँ। बहुत लोग मेरे को प्रश्न पूछते हैं कि हमको एक डोज लिया, बाद में कोविड हुआ, तब बाद में नेक्स्ट डोज कभी नहीं, 3 महीने के लिए रुकना चाहिए। बिल्कुल। और एक प्रश्न भी पता है, पहले से बोल रहा हूँ आपको कि काफी लोगों को कोविड होता है, फिर हमको आके पूछते हैं अभी कब लेना चाहिए डोज। तो मैं बोलता हूँ कोविड एक नेचुरल बूस्टर होता है, नेचुरल कोविड, तो उसके बाद 3 महीना तक रुकना जरूरी होता है। तो नॉर्मली आपको ये वैक्सीन के बारे में बहुत गलतफहमी है लोगों में, और सेम वैक्सीन ही लिए, क्योंकि उसका जो स्टडी हुआ है वो एक ही वैक्सीन रखना चाहिए, ऐसे अदला बदली नहीं कर सकते। अभी आपने जो सर बीच में एक बात बोली ना, उसको जरा रिपीट कर दें, थोड़ा सा एलैबोरेट भी कर दें। एक वैक्सीन ली, कोरोना हो गया, पहली डोज के बाद कोरोना हो गया, तब क्या करना है? फिर 3 महीने रुक के दूसरा डोज लेना है, क्योंकि आपको जो कोरोना हुआ था वो बूस्टर हो गया आपका, तो उसमें भी जो है वेट करना पड़ेगा। अच्छा सर, ये जो ये 2 वैक्सीन की बात की जा रही है, स्पुतनिक की बात की जा रही है, एक जॉनसन की वैक्सीन है वो है, एक बायोलॉजिकल ई हमारे यहाँ एक डेवलप हो रही है, उसका इंतजार किया जा रहा है। ये वैक्सीन्स जो है, क्या ये उम्मीद हम लोग कर सकते हैं 2-3-4 महीने में हम लोगों को मिलना शुरू हो जाएंगी डॉक्टर मल्होत्रा, या इसमें भी और वक्त लगेगा? जी, स्पुतनिक तो बहुत जल्दी अवेलेबल हो जाएगी, और बायोलॉजिकल वाली की फेज 3 ट्रायल्स भी शुरू होने की बात हो गई है। तो मुझे लगता है कि आने वाले समय में, जैसे मैंने कहा, स्पुतनिक तो बहुत जल्दी अवेलेबल हो जाएगी, और मुझे लगता है कि कुछ एक वैक्सीन और हमारे पास अगले कुछ महीनों में अवेलेबल हो जाएंगी। ठीक है डॉक्टर राणा, एक सवाल ये भी आया है, इसको भी हम स्क्रीन पर लाएंगे। हमारा सवाल नंबर 21 है कि अगर कोई व्यक्ति अभी फीवर में, अब जरूरी नहीं है कि वो कोविड हो, सस्पेक्ट है या उसको वायरली मान लिया गया कि ये वायरल है, वो व्यक्ति उस कंडीशन में डोज ले जाके वैक्सीन के, या इंतजार करे जब तक वो पूरी तरह रिकवर नहीं हो जाता? डॉक्टर राणा।
इसमें भी जो डॉक्टर राजेश मल्होत्रा रुक जाना चाहिए, बुखार को सुसाइड बुखार के दौरान वैक्सीन नहीं लगानी चाहिए, तो क्योंकि वो अगेन वही आता है कि इम्यून रिस्पॉन्स वो अल्टर्ड है, तो उस टाइम आप हमेशा रुक सकते हैं। वो हमेशा प्रिंसिपल है हर एक वैक्सीन के लिए कि बुखार में कोई वैक्सीन नहीं लगाई है जी। और टीका अगर किसी को नहीं मिल रहा है तब तक वो क्या करेंगे? हालांकि ये तो इसका जवाब तो हम 1.25 साल से ढूंढ रहे हैं, लेकिन जिसका नंबर नहीं आ रहा है अभी टीके का, या जिसको अभी नहीं मिल रहा है, वो तब तक कैसे रहे डॉक्टर मल्होत्रा? तो वो तो बताइए, 4 स्तंभ तो अब बाद में बने, पहले 3 स्तंभ थे, वो तो अपनी जगह पे कायम है और वो 3 स्तंभ भी बहुत कारगर हैं। तो डॉक्टर शशांक जोशी मेरे परम मित्र हैं, इनकी बात से मैं वैसे भी हट नहीं सकता, लेकिन 3 स्तंभ पे इनके सवेरे और 4था स्तंभ खुद बने रिस्पॉन्सिबली बिहेव करके। तो तब तक जो एहतियात आप लोग अभी तक बरत रहे थे, वो एहतियात आपको तब तक लगातार जो है वो बरतनी पड़ेगी। डॉक्टर जोशी, आप प्राइम मिनिस्टर के साथ जो मीटिंग हुई थी देश के टॉप डॉक्टर्स की, उसमें भी आप शामिल थे। उसमें मेरा जानने का मकसद ये है कि ये हम लोग क्या हर्ड इम्यूनिटी अटेम्प्ट कर रहे हैं, या अभी हम उसके बारे में सोच ही नहीं रहे, जितनी वैक्सीन आ रही है बस उतनी लगाते जाएं? हमारा भारत में लक्ष्य क्या है वैक्सीन को करके? जैसे राजेश जी ने बताया कि वैक्सीन का लक्ष्य जो है वो पहली है जान बचाना। हमको हमारी जो मॉर्टेलिटी रेट है ये 0 तक लाना है, वो बहुत मुश्किल है लेकिन एटलीस्ट 1% के नीचे लाना है। दूसरा जो अपना वैक्सीन का लक्ष्य है कि सीरियस मरीज नहीं हो, जो अभी हम देख रहे हैं बंबई में भी जो स्थिति अभी दिल्ली में चल रही है, वही स्थिति बंबई में 2-4 हफ्ते पहले बहुत कठिन परिस्थिति थी, हम कोई सोच नहीं पा रहे थे, ऑक्सीजन नहीं मिल रहा था, दवाई नहीं मिल रही थी, लोगों की बहुत कठिनाई हो रही थी। तो ये जो परिस्थिति है वो नहीं आएगी, वैक्सीन देंगे तो सीवियर डिसीज नहीं होगा, इसमें 2 राय नहीं। तो पहला जो भारत सरकार का जो लक्ष्य है कि हर नागरिक को प्रोटेक्ट करके उनको सीवियर डिसीज या उनसे कोरोना से मौत नहीं, ये अपना पहला लक्ष्य है। दूसरा अपना ये लक्ष्य होगा कि एटलीस्ट एक क्रिटिकल थ्रेशोल्ड होना चाहिए। तो अभी भारतवंश में 138 करोड़ की अपनी आबादी है, तो उसके लिए हर्ड इम्यूनिटी के जो डेफिनेशन है वो चेंज करके आया। जब कोरोना चालू हुआ तो हमारे प्रोफेसर एंथनी फॉची जो हमारे हैरिसन की किताब लिखते हैं वो बोलते थे 60% रीच है, अभी उन्होंने उतना स्टेटमेंट करके अभी 80% किया, वो अल्टीमेटली 90% बन जाएगा। हम तब तक रुक नहीं सकते। हर्ड इम्यूनिटी के लिए प्लीज नहीं रुकना। हर्ड इम्यूनिटी ये कॉन्सेप्ट बहुत डिबेटेड है, जैसे डॉक्टर मल्होत्रा है, डॉक्टर राणा है, इनके साथ हम विचार विमर्श मेडिकल कॉन्फ्रेंस में कर सकते हैं, लेकिन ये जो आम आदमी के लिए 2 ही चीज कि जान बचाना कोरोना से और उसको अस्पताल नहीं लगे, वो घर में ही अपना कोरोना मैनेज कर सके, ये हमें पहला लक्ष्य है। दूसरा लक्ष्य है कि हमारी इकोनॉमी चालू है, क्योंकि अभी भी क्या हो गया है, पूरा रिस्ट्रिक्ट हो गया है। हम बम्बई में देख रहे हैं कि अभी भी हमने 15 मई तक हमारा जो सो कॉल्ड रिस्ट्रिक्टिव लॉकडाउन है वो एक्सटेंड करना पड़ा, तो ऑलमोस्ट 1 महीना 2 महीना हम पूरा बंद रहेंगे, बम्बई शहर बंद रहेगा, तो ये भी, और महाराष्ट्र भी बंद रहेगा, तो उसका इकोनॉमिक एक हार्डशिप होता है, तो ये भी बचाना चाहिए। मेरा एक सवाल मेरा लास्ट क्वेश्चन डॉक्टर मल्होत्रा वो ये है कि लास्ट ईयर तक जब तक वैक्सीन नहीं आई थी तब कुछ एक्सपर्ट्स ये कहते थे, कुछ स्टडीज ये कहती थी कि अगर इतनी परसेंटेज पॉपुलेशन जो है वो अगर इन्फेक्ट हो जाती है तो अपने आप ही हर्ड इम्यूनिटी आ जाएगी। खासकर यूके में इस बात को लेकर बहुत कहा जा रहा था कि वो लोग तो शायद ऐसा चाह रहे हैं कि एक बार होकर के खत्म हो जाए तो दोबारा बीमारी आएगी ही नहीं। तो आज वो थ्योरी गलत साबित हो चुकी है। आज केवल वैक्सीन से ही हर्ड इम्यूनिटी आ सकती है या लार्ज नंबर ऑफ इन्फेक्शन से भी आ सकती है? देखिए, दोनों ही तरीके हैं जिनसे हर्ड इम्यूनिटी आ सकती है, पर जैसे डॉक्टर जोशी ने कहा कि उसके भरोसे नहीं रह सकते। देखिए, ऐसा है, जो वायरल जो पैंडेमिक है ये चेन ऑफ ट्रांसमिशन इंटरप्ट होने से ही बंद होगा। जब वायरस मेरे अंदर आ गया तो उसके बाद मेरे से उसको कहीं और जाने की जगह नहीं मिलेगी, तो मेरी बॉडी में खत्म हो जाएगा, तभी उसका पैंडेमिक खत्म होगा। तो वो तब हो सकता है जब या तो मेरे आसपास कोई ना हो, जो हम कहते हैं कि आपको इन्फेक्शन हो गया, आप आइसोलेट कर ले ताकि आप वायरस को किसी और बॉडी में जाने की इजाजत ना दें, और या फिर ऐसा है कि मेरे आसपास जितने लोग हैं उनकी बॉडी में वो रेजिस्टेंस हो ताकि वो उससे इन्फेक्ट ना हो और आगे स्प्रेड ना करें। और एक इसमें छोटा सा एंगल ये भी है कि वायरस को भी सर्वाइव करना है, तो वायरस जो है अपने सर्वाइव करने के लिए वो म्यूटेट करेगा, अपने आप को चेंज करेगा ताकि वो किसी ना किसी तरह से एक जगह से दूसरी जगह घुसता जाए। तो इसीलिए जैसे डॉक्टर जोशी ने कहा कि बिल्कुल हर्ड इम्यूनिटी के भरोसे नहीं रह सकते। हमारा पर्पस जो है एक ये है कि हमें जान बचानी है, अस्पताल में एडमिशन कम करना है,
सीरियस बीमारी को प्रिवेंट करना है, और दूसरा ये है कि चेन ऑफ ट्रांसमिशन ब्रेक करना है, जिसमें भी वैक्सीनेशन और नेचुरल ठीक, सर। इन्फेक्शन मेरे पास समय खत्म हो रहा है। डॉक्टर राणा कुछ कमेंट करना चाह रहे थे, प्लीज डॉक्टर राणा। तो कोई बात नहीं, मैंने डॉक्टर जोशी से क्वेश्चन करना था कि टाइटर क्या है जो न्यूट्रलाइजिंग एंटीबॉडी जो है उसका टाइटर क्या है जो प्रोटेक्टिव हो। तो अभी जो न्यूट्रलाइजिंग एंटीबॉडी हो रही है वो एक्चुअली रियल परसेंटेज न्यूट्रलाइजेशन नहीं हो रहा है, यानी क्वालिटेटिव कर नहीं कर रहे हम। जहां पे पेट्री डिश में पीएनआरटी मेथड यूज करते हैं वहां पे मोर देन 20% इज द राइट न्यूट्रलाइजेशन। तो 20% के ऊपर होगा तो इट इज करेक्ट न्यूट्रलाइजेशन। ये टेस्ट बहुत चंद लैब में होती है। अभी जो कर रहे हैं स्पाइक प्रोटीन की एक एंटीबॉडी का आईजीजी का प्रमाण हो रहा है और वो 250 के ऊपर आता है, जो एक रॉश मेथोडोलॉजी पे की गई है, और दैट में नॉट नेसेसरली बी एक्यूरेट। और जहां पे इम्यून एस्केप होता है वहां पे एंटीबॉडी विल बी हाई बट स्टिल द डिसीज विल बी सीन, एंड दैट हैज बीन कॉमनली सीन। तो ये आपका प्रश्न बहुत अच्छा है कि एंटीबॉडी के पीछे मत भागिए। रिसर्च के लिए डॉक्टर राणा साहब मैं आपको जरूर आपको सब रिसर्च के मटेरियल भेज दूंगा। 2-3 चंद है जो न्यूट्रलाइजिंग एंटीबॉडी करते हैं, एंड दे मस्ट गिव इट इन परसेंटेज। क्वालिटेटिव एंटीबॉडी करनी चाहिए क्योंकि उसका फंक्शनल न्यूट्रलाइजेशन स्टेटस के लिए 20% के ऊपर होनी चाहिए। डॉक्टर साहब मुझे क्वांटिटेटिव कर रहे हैं उसके ऊपर प्लीज भरोसा नहीं रखना। डॉक्टर साहब आप लोगों को इंटरप्ट करते हुए बड़ा खराब लग रहा है, लेकिन फिर भी बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर जोशी, डॉक्टर मल्होत्रा, डॉक्टर राणा हमें समय देने के लिए आपका। और जैसा हमने आपको बताया कोविन ऐप शुरू हो गया है रजिस्ट्रेशन के लिए, उसमें कुछ दिक्कतें आ रही हैं। चीफ ऑफ कोविन ऐप आर.एस. शर्मा इस समस्या को लेकर जानकारी दे रहे हैं, यह आपको हम सुनाएंगे एक ब्रेक के बाद। नमस्ते, मैं हूं मीनाक्षी जोशी। वीडियो और खबरों से अपडेट रहने के लिए इंडिया टीवी यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाना ना भूलें। जुड़े रहें इंडिया टीवी के साथ।